हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी की नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पे, खास करके बिहार, झारखंड, न्यू दिल्ली, यूपी की उन बड़ी खबरों पे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 31 अक्टूबर को विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2011 में विश्व की आधिकारिक जनसंख्या 7 अरब पहुँचने की घोषणा, 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म शामिल है। भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनकी जन्म जयंती के में आयोजित होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2025 को विशेष रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर समारोह में मुख्य रूप से गुजरात में एकता नगर में आयोजित हो रही, जहां भारत की एकता और विविधता को दर्शाने वाली भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हवाई प्रदर्शन होते हैं। इस आयोजन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और एनसीसी के जवान भाग लेते हैं। एकता नगर में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के समय प्रधानमंत्री भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर 2025 को केवाड़िया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, भूमि पूजन भी हुए, जिनकी कीमत 1219 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें बिरसा मुंडा भवन, आवासीय परिसर और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरदार पटेल के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनकी विरासत को याद किया। एक नज़र डाल लेते हैं 31 अक्टूबर के प्रमुख आयोजन घटनाओं के ऊपर। विश्व की जनसंख्या 7 अरब पहुँचने का दिन 2011, दूसरी इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस, चौथा 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती का विशेष कार्यक्रम, पाँचवां एकता नगर गुजरात में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का विमानन प्रदर्शन, आखिरी प्रधानमंत्री द्वारा स्मारक पर पुष्पांजलि और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किए गए हैं। वे 24 नवंबर 2025 को पद ग्रहण करेंगे। यह घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद सूर्यकांत 24 नवंबर से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा, जिसमें वे 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति पर बधाई देते हुए उनकी सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अभय S ओक ने हाल में एक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण टिप्पणी कर पटाखे फोड़ना और लाउडस्पीकर बजाना किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह धर्म पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता और पर्यावरण की रक्षा तो जीवों के प्रति दया दिखाने का संदेश सभी धर्मों में निहित है। जस्टिस ओक ने अफसोस जताया कि धर्मगुरु और नेता प्रदर्शन रोकने के लिए अपील नहीं कर रहे हैं, जबकि यह एक बड़ी आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में हाल में ही एक विवाद में सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखाओं पर प्रतिबंध और RSS ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर कड़ी आपत्ति उठाई थी। इसके तहत सरकार ने सरकारी परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी निजी संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था, जिससे RSS की गतिविधियों को निशाना माना गया और इसके चलते कई सरकारी कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया था। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस आदेश पर 27 अक्टूबर 2025 को अंतरिम स्टे रोक लगा दी। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक अधिकारों के तहत सभा के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार, गृह विभाग और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा आगे की सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई सरकारी आदेश संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी से उठकर यह तूफान 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया, जिसमें तेज हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसके चलते कई घर पेड़ गिर गए, फसलों और बागवानी को व्यापक नुकसान हुआ, साथ ही साथ कुछ जान माल की भी क्षति हुई।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक नजर डालते सोने चांदी की कीमतों के ऊपर। 31 अक्टूबर 2025 में भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट के लगभग 1,30,601 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,20,318 और 18 कैरेट सोने की कीमत 98,443 प्रति 10 ग्राम थी। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, पर अक्टूबर महीने में सामान्य तौर पर सोने के दाम ऊँचे रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद निवेशकों ने सोने के में सेफ हेवन माना है, जिससे कीमतों में तेजी आई है। चांदी की कीमतें भी इस समय ऊठा पटक के बीच हैं। हालांकि चांदी का रेट प्रति किलोग्राम लगभग 1,46,783 पहुंच चुका है। दिल्ली में अन्य प्रमुख शहरों में भी सोने चांदी के रेट में हालांकि गिरावट देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बाबा वेंगा के सोने की कीमतों को लेकर एक भविष्यवाणी सोशल मीडिया और रिपोर्टों में वायरल हो रही है, जिसमें वर्ष 2026 में एक बड़ी वित्तीय संकट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कही गई है। उनके अनुसार इस संकट के कारण नकदी की भारी कमी हो सकती है, जिससे पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली प्रभावित होगी और लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने जैसी भौतिक संपत्तियों की ओर रुख करेंगे। इसी वजह से सोने की कीमतों में 25 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 और से 1,80,000 के बीच पहुंच सकती है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने हाल में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जो वो इस वर्ष दूसरी बार हुई है। इस कदम से बाजार विशेषज्ञ भारतीय रिजर्व बैंक RBI के लिए भी रेपो रेट में कटौती के एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस फैसले से RBI को विकास को बढ़ावा देने और पहले की गई ब्याज दरों में कटौतियों के प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए रेपो रेट घटाने की संभावना मजबूत हो गई है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ को नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और उद्योग संगठनों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही, जहां उन्होंने बताया कि सरकार गुणवत्ता आधारित निर्यात और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA को अधिकतम उपयोग, नए बाजारों की खोज, मूल्यवर्धन और विभागीय समन्वय को बढ़ावा देना जरूरी बताया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के फिनटेक नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिससे मलेशिया में भारत के UPI सिस्टम का उपयोग पेमेंट के लिए किया जा सकेगा। रोजर पे सर्कल NPCI इंटरनेशनल पेमेंट NIPCL के साथ मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारतीय यात्राओं को मलेशिया में अपना पसंदीदा UPI ऐप्स जैसे फ़ोनपे और गूगल पे के जरिए सहज और तेज़ी से पेमेंट करने में मदद मिलेगी। ये लेनदेन मलेशिया रिंगिट में होंगे, जो विदेशी मुद्रा लागत को घटाने और व्यापार स्वीकार्यता को बढ़ाने में सहायक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में 2025-26 में चीनी सीजन में चीनी के भंडार में तेज़ी से वृद्धि हो रही, जिससे सरकार जल्द ही चीनी निर्यात को मंजूरी दे सकती है। भारतीय शुगर और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के अनुसार इस सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 18% से बढ़कर 34.9 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। घरेलू मांग और एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्जन के बाद भी देश में अतिरिक्त चीनी भंडार रहेगा, जिससे निर्यात के लिए 15 से 20 लाख टन चीनी की अनुमति दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज 31 अक्टूबर 2025 को NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपना घोषणा पत्र सुबह 9:30 बजे पटना के होटल मौर्या में जारी करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित NDA के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। घोषणा पत्र में NDA का फोकस खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं, रोजगार सृजन, उद्योग धंधों के विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। साथ ही ग्रामीण विकास, कृषि सुधार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी और कई वादे किए जाने की उम्मीद है। यह घोषणा पत्र बिहार की जनता को अगले 5 साल का सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं का जानकारी देगा और इसमें कई नई घोषणाएं भी शामिल होगी। NDA के घोषणा पत्र से पहले विपक्षी महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिससे बिहार के चुनावी माहौल में और भी उत्सुकता बढ़ गई कि NDA के घोषणा पत्र को बिहार चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है, प्रभावशाली दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने क्राउड कंट्रोल के लिए बड़ा फैसला लेते हुए देश के 76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकृति दी है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले से ही चालू होल्डिंग एरिया की सफलता को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ये होल्डिंग एरिया यात्रियों के स्टेशनों पर आने से पहले कंट्रोल करने का काम करेंगे, जहां यात्रियों को टिकट काउंटर, शौचालय, पूछताछ केंद्र और लगेज चेकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। प्रत्येक स्टेशनों के होल्डिंग एरिया उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे, जैसे मुंबई और चेन्नई के वातावरण व्यवस्था और अन्य स्थान पर खुले हवादार क्षेत्र होंगे। इस कदम से यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी और स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण में आसानी होगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य से स्थानीय रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के तहत 2026 में सितंबर तक ये होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे रेलवे कर्मचारी और यात्रा पर दोनों को सुविधा और सुरक्षा में सुधार होगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर जो कि रेलवे से ही जुड़ी है। भारतीय रेलवे देश भर में 100 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने की योजना पे काम कर रहा है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ और रायपुर में 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों के लिए 2400 जनरल स्लीपर कोच बनाए जाएंगे और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 21,600 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि भारतीय रेलवे से जुड़ी है। भारतीय रेलवे भी वंदे भारत ट्रेनें छोटे शहरों में और नए राज्यों में भी चलाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में देश भर में अधिकांश वंदे भारत ट्रेनें राजधानी और बड़े शहरों के बीच संचालित हो रही है, लेकिन अब रेलवे ने छोटे शहरों जैसे फिरोजपुर, पंजाब, वाराणसी से मोहाबा और अन्य जगहों में वंदे भारत ट्रेनों को रूट फाइल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न, आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी, जिसे अब 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। मुंबई के पई इलाके में स्थित आरए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। रोहित ने बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने बुलाया था, फिर वेब स्टूडियो में बंधक बना लिया था। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित मुक्त करवा लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें दिल्ली दंगे को लेकर प्रमुख दावे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि फरवरी 2020 में हुई दिल्ली दंगों में कोई स्वतः स्फूर्ति स्थानीय हिंसा नहीं थी, बल्कि एक समन्वित और सुनियोजित सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। हलफनामे में यह कहा कि दंगे फैलाने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना था। पुलिस ने आरोप लगाया कि साजिश के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देना और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया, जिसमें गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सरकार की वैधता को चुनौती देना और देश की में अशांति फैलाना था। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। नैनीताल में चूहों का हमले का मामला चिंताजनक होता जा रहा है। पिछले 10 महीने में लगभग 41 लोगों को चूहों ने काटा है और ये चूहे शहर के घरों, बाजारों, अस्पतालों तक फैल गए हैं। स्थानीय अस्पतालों में चूहों को काटने का केस बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में भारी भय का माहौल है। चूहों के बढ़ती आबादी और उनके बिल बनाकर जमीन के खोखला करने की वजह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते चूहों की समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये न केवल बड़े भूस्खलन का कारण बन सकते हैं, बल्कि रेबीज, प्लेग और अन्य बीमारियों को फैलाने का भी जोखिम रहेगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का आयोजन चल रहा है, जिसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। यह परिक्रमा 30 अक्टूबर की सुबह 4:51 बजे से शुरू हुई और 31 अक्टूबर की सुबह 4:43 तक चलेगी। परिक्रमा लगभग 40 से 42 किलोमीटर लंबी है, जिसे श्रद्धालु नंगे पांव पूरी करते हैं। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ भर गए, लेकिन श्रद्धालु छाता और पॉलिथीन लेकर वहीं से गुजर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु भारी संख्या में नंगे पांव चलते हुए अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग को 5 जोन और 32 सेक्टरों में बांटा है, ताकि भीड़ को नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परिक्रमा के दौरान 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। परिक्रमा क्षेत्र में CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने पेयजल, चिकित्सा सेवा समेत सुविधाओं का इंतजाम किया है। परिक्रमा स्थानीय आस्था और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे श्रद्धालु भक्ति भाव से निभा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 18 मार्च 2025 तक आयोजित होंगी। इसमें कुल 42 लाख छात्र शामिल होंगे। 10वीं का पहला पेपर गणित का होगा,
परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होकर 1:30 तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। परीक्षाएं देश के 7,842 परीक्षा केंद्रों में 26 विदेशों में आयोजित होंगी। इस वर्ष लगभग 24 लाख 10वीं के और लगभग 18 लाख 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 22 लाख के करीब छात्राएं उपस्थित होंगे। परीक्षाओं के लिए विस्तृत टाइम टेबल और पीडीएफ सीबीएसई की आधारित वेबसाइट पर डाउनलोड की जा सकती है। यह डेट शीट छात्रों की परीक्षाओं के लिए समय पूर्व तैयारी का मौका देती है, परीक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। सीबीएसई ने घोषणा की है 2026-27 से शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को शुरुआती स्तर से ही एआई और कंप्यूटर सेशन थिंकिंग की बुनियादी जानकारी देना और उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार करना है। इस नई पहल के तहत एआई को द वर्ल्ड अराउंड एस थीम के तहत पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा और इसे एक बुनियादी यूनिवर्सल स्किल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। हाल में ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में की एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अब इंसान से लगभग 50% ज़्यादा चापलूस बन गए हैं। इस व्यवहार को सोशल साइकोपैथी कहा गया है, जिसका मतलब है कि एआई सही जवाब देने के बजाय उस तरह का जवाब देता है जो यूजर को सुनना पसंद है, चाहे वो सही हो या गलत। यह रिपोर्ट बताती है कि एआई चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी आदि यूजर्स की बातों से सहमत हो जाते हैं और उनकी गलतियों को भी सही ठहराने लगते हैं। इसका खतरा यह है कि लोग एआई की बातों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और अपनी सोच को सही मानने लगते हैं, जिससे गलत जानकारी फैलने का गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यह ट्रेंड अगर जारी रहा तो एआई सच्चाई के बजाय लोगों को खुश करने वाले जवाब देने लगेगा, जिससे इंसान खुद से ईमानदारी से सोचने की क्षमता खो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईआईटी दिल्ली के शोध का एक अलार्मिंग सच सामने आया है कि कई एंड्रॉयड ऐप्स को दिए गए लोकेशन परमिशन से आपकी प्राइवेसी को गंभीर खतरा हो सकता है। इस शोध के अनुसार सिर्फ जीपीएस का फाइन ग्रेनेड डेटा इस्तेमाल करके यह ऐप्स आपकी गतिविधि जैसे बैठना, चलना, उठना में होना, आपके आसपास का माहौल, यहाँ तक कि आपके कमरे या मंजिल का लॉकआउट भी पहचान सकते हैं। यह जानकारी कैमरा, माइक्रोफोन या अन्य सेंसर इस्तेमाल किए बिना सिर्फ लोकेशन डाटा का पैटर्न जीपीएस के सिग्नल बारीकियों से निकाली जाती है। तकनीक मोबाइल फोन के संवेदनशील उपकरण में बदलते हैं, जो कि बिना सहमति के अत्यंत निजी स्थिति का पता लग जाता है। इस तरह की सूचनाएं आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, क्योंकि बिना ज्ञान के आपके व्यवहार परिस्थिति में निगरानी रख सकती है। इसीलिए आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि एंड्रॉयड ऐप्स को लोकेशन परमिशन देते समय बेहद सावधानी बरती जाए, जहां तक संभव हो सके इसे अनुमति ना दे या सीमित करें, ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रह सके। साथ ही प्रयोगकर्ता को अपने फोन की अनुमति सेटिंग्स पर भी नियमित नियंत्रित रखना चाहिए। यह शोध एशियन ट्रांजैक्शन ऑन सेंसर नेटवर्क्स में प्रकाशित हुआ है और इसके मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर स्मृति और आर सारंगी और उनके टीम के सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखते हैं आज के 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया के बुसान में भव्य 100 मिनट बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने शुल्क कटौती का व्यापार विस्तार पर सहमति बनाई। अगली खबर आ रही है, चीन पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष सहयोग बढ़ा। पाकिस्तानी पहला अंतरिक्ष चीनी की तियांगोंग के स्टेशन पहुंचे। अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने प्रवासियों में वर्क परमिट नियमों में बदलाव किया। अब ईएडी रिन्यूअल के लिए ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जिससे भारतीय प्रवासियों सहित कई प्रभावित किया जा सकेगा। अगली खबर आ रही है, पाकिस्तान सीमा के पास भारत ने त्रिशूल संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसमें तीनों सेनाओं के 25,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं और एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, रूस और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियां अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदने लगी हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक वार्ता। अमेरिका ने चीन को रेयर अर्थ मेटल्स खरीदने और सोयाबीन सप्लाई करने की घोषणा की। वहीं अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को लेकर कई नए नियम और शोध जारी हुए हैं, जिसमें तकनीकी विकास के साथ गोपनीयता और सुरक्षा पर जोर बढ़ा है। अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारी जारी है, जिसमें विभिन्न देशों के अपने उत्सर्जन घटाने के लिए लक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं अगली खबर है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और नई तकनीकों में स्कूलों में लागू करने के लिए योजनाएं तेज हो रही हैं।
अगली खबर है, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने नए वायरल संक्रमण के प्रकोप को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट पे। उत्तर भारत में ठंडी हवा और हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे मैदानी इलाकों में दिन के समय मौसम आमतौर पर सुहावना शुष्क रहेगा। रात और सुबह में ठंड बढ़ेगी। इन इलाकों में सुबह शाम कोहरा और धुंध भी रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट जारी है और बर्फबारी की संभावना। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत के मौसम में बदलाव के संकेत हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में बारिश के अलर्ट है। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोथा का प्रभाव बना हुआ है, जिससे बंगाल और उड़ीसा सहित कई दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अन्य तटीय राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने का अनुमान है। भारत के कई हिस्सों में मौसम का संक्रमण जारी है, जहां मानसून के बाद सर्दियों की शुरुआत हो रही है। इस दौरान तापमान में गिरावट आ रही है और कई इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए बारिश और कोहरे के साथ ठंड का अलर्ट जारी किया है, इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये थे मौसम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और डालते हैं एक नजर आज के राशिफल पर। मेष, आज व्यापार में सफलता, अन्याय में वृद्धि होगी। मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां में व्यस्तता रहेगी। वाहन सुख भी मिलेगा। वहीं वृषभ राशि की बात करते हैं, आज रचनात्मक और संवाद के रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन शब्दों में आकर्षण और रिश्तों में मधुरता का अनुभव होगा और अपमान का भय हो सकता है। वहीं कर्क राशि वालों के लिए अंदरूनी संघर्ष हो सकता है, विनम्रता बनाए रखें। सिंह राशि की बात करें तो धन लाभ और करियर में सफलता मिलेगी, भावनात्मक सुख रहेगा। कन्या राशि की बात करें तनाव हो सकता है, संयम जरूरी है। वहीं तुला राशि वालों के सामाजिक गतिविधियों में रिश्ते मजबूत होंगे और नए अवसर मिलेंगे। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें परिवार में मनमुटाव खत्म होंगे, नौकरी में लाभ के योग हैं। धनु राशि वालों को सहायक निर्णय लाभकारी रहेंगे, नौकरी में प्रमोशन और सहयोग मिलेगा। वहीं मकर राशि चंद्रमा मकर राशि में होने का सौभाग्य के साथ मिलेगा, करियर में उन्नति होगी। कुंभ राशि में रचनात्मक आत्मविचार का संयम में काम में सफलता। वहीं मीन राशि का सरकारी क्षेत्र में धन प्राप्ति का योग, परिवार में सहयोग रहेगा। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।